टू माय यूट्यूब चैनल द पीपल टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पहले लेक्चर के बारे में बात करेंगे। तो इस पहले लेक्चर में हम आप सबको बताएंगे कि अधिगम क्या है। अधिगम एक ऐसा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है और ये हमारे यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट में लगभग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करने में हमारी मदद करता है। तो अगर आपको अधिगम का जो लर्निंग का टॉपिक है, आप अगर ये पढ़ लेते हैं तो आपके कम से कम 4 या 5 या यूपी टेट में तो मान के चलो 6 या 7 नंबर आपके कवर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें सिद्धांत भी आ जाते हैं ना। तो हम आज बात करेंगे कि अधिगम के पाठ्यक्रम के बारे में, कि अधिगम में हमें क्या क्या पढ़ना है, लर्निंग में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो हम आज शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि देखते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे अधिगम क्या है। ठीक है, अधिगम क्या है, अधिगम की विचारधाराएं कौन कौन सी हैं, अधिगम की विशेषताएं कौन सी हैं, अधिगम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। और हम बात करेंगे आगे हम बात करेंगे कि अधिगम के महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से हो सकते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, तो अधिगम वक्र क्या होता है, और अधिगम स्थानांतर भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। और अधिगम के पठार, अधिगम की नियोग्यता, तो डिसेबिलिटीज़ भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, जैसे डिफेजिया, फेजिया और डिस्कैल्कुलिया जैसे जो बीमारियां होती हैं, जो नियोग्यता होती है वो कैसे कैसे होती है, उससे 1-2 नंबर का आता है। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला टॉपिक जो हमारा जो आप हमें देख रहे हैं, आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, अधिगम क्या है। पहला टॉपिक जो दिख रहा है आप सभी को, अधिगम क्या है। कौन सा? अधिगम क्या है, ये जो हम आपको दिख रहा होगा, अधिगम क्या है। तो हम आज बात करेंगे अधिगम। सबसे पहले हम बात करते हैं लर्निंग। तो लर्निंग का कुछ ना मतलब होकर सीधा मतलब होता है सीखना। तो हम किसी भी प्रकार का सीखना हमें अधिगम कहलाता है। तो अधिगम शब्द जो है सबसे पहले किसने दिया था? एबिंगहॉस नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या कहा, अधिगम शब्द को परिभाषित किया है, अधिगम शब्द को बताया। तो हम बात करेंगे, छोटी सी परिभाषा देखें कि अधिगम को समझने का प्रयास करें, तो हम ये निकल के आता है कि अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा यदि किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है तो वो अधिगम कहलाता है। लेकिन अगर हम बात करें अधिगम होता क्या है, तो अधिगम जैसे मैंने आपको बताया कि अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा जो भी हमारे व्यक्ति के अंदर जो भी परिवर्तन आते हैं वो अधिगम कहलाता है। लेकिन अधिगम वो परिवर्तन कैसा होना चाहिए? तो अधिगम जो होना चाहिए वो स्थायी परिवर्तन होना चाहिए। अगर स्थायी नहीं होगा तो हम उसे अधिगम नहीं कहेंगे। अगर कोई चीज़ स्थायी नहीं होती है वो अधिगम नहीं कहलाई जाएगी। ठीक है, तो अधिगम में हमने ये जाना कि अधिगम क्या होता है। अधिगम कुछ ना होकर सिर्फ और सिर्फ सीखना कहते हैं। अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा जो भी परिवर्तन आते हैं मनुष्य के अंदर, लेकिन वो कैसा परिवर्तन होना चाहिए? स्थायी परिवर्तन होना चाहिए। तो आज हमने बात करी इस अधिगम के बारे में। तो अधिगम की अब हम दूसरा टॉपिक उठाते हैं कि अधिगम की विचारधाराएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो हम आप बात करेंगे अधिगम की विचारधाराएं कौन कौन सी हैं। तो देखा गया कि अधिगम की विचारधारा में सबसे पहले देखते हैं कि व्यवहारवादी 2 विचारधाराएं हमारे सामने आती हैं। पहली विचारधारा व्यवहारवादी, दूसरी संज्ञानवादी और गेस्टाल्टवादी। इसको हम संज्ञानवादी या गेस्टाल्टवादी दोनों कहते हैं, और गेस्टाल्ट को हम समग्रवाद भी कहते हैं। तो हम आगे हम गेस्टाल्टवादी के बारे में बात करेंगे, गेस्टाल्ट शब्द का भी मतलब समझेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2 विचारधाराएं हमारे सामने आती हैं अधिगम में। कैसी तो 2 विचारधाराएं जन्म लेती हैं, पहली व्यवहारवादी, दूसरी संज्ञानवादी। तो हम बात करेंगे सबसे पहले व्यवहारवादी जो विचारधाराएं होती है वो कहाँ की विचारधारा है। तो ये वाटसन थे, इसके व्यवहारवादी जो है, इसके व्यवहारवाद के जनक जो थे वो कौन थे? वाटसन थे। तो ये विचारधारा कहाँ की है? ये विचारधारा जो है, ये विचारधारा यूएसए की है। कहाँ की? यूएसए की है। और अगर हम देखें जो संज्ञानवादी विचारधारा है वो कहाँ की है? वो तो जर्मन की है। कहाँ की? जर्मन की। तो हम अब बात करेंगे कि व्यवहारवादी क्या कहते हैं और संज्ञानवादी क्या कहते हैं। तो एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? समझने का प्रयास करेंगे। तो आगे देखते हैं कि जैसे व्यवहारवाद का जनक किसे कहते हैं? वाटसन को कहते हैं। और ये जो सबसे पहले हम बात करेंगे व्यवहारवाद, पहले व्यवहारवाद समझ लेते हैं, फिर उसके बाद संज्ञानवाद के बारे में बात करेंगे। तो हम अब बात करते हैं
व्यवहारवाद की। तो व्यवहारवाद कहता है, अध्ययन करता है, किस चीज़ का अध्ययन करता है? मानव पशु पक्षी के व्यवहार का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? मानव पशु पक्षी और मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो सीधा सीधा मतलब है व्यवहारवादी केवल और केवल किसी का अध्ययन न कर किसका अध्ययन करते हैं? व्यवहारवादी का अध्ययन करते हैं। तो हम बात करेंगे, और व्यवहारवादी कहता है व्यक्ति धीरे धीरे सीखता है और अभ्यास, प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से सीखता है। किसके माध्यम से सीखता है? त्रुटि के माध्यम से सीखता है, प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से सीखता है। अब हम इधर बात करते हैं संज्ञानवादी। तो संज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान से कह सकते हैं, ज्ञान से, बौद्धिकता से और मस्तिष्क, इसमें मस्तिष्क का प्रयोग होता है। सोचने समझने जो क्षमता होती है, व्यक्ति जो होता है, जो भी व्यक्ति जो होता है, क्या करना होता है? उसको बुद्धि लगानी होती है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। इसमें जो भी कार्य होते हैं किसके माध्यम से होते हैं? सूझ के माध्यम से होते हैं, ठीक है। और इसमें जल्दी सीखा जा सकता है, किसी भी समस्या का समाधान कर देता है। तो और इसमें क्या होता है? तेजी से सीखता है। तो संज्ञानवाद में जो भी चीज़ें होती हैं वो तीव्र गति से होती हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हम जानने का प्रयास ये करेंगे कि इसके जो व्यवहारवादी हैं उसके कुछ वैज्ञानिकों के नाम जानेंगे। जैसे व्यवहारवादी में जैसे कौन कौन आ सकता है? तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक हो सकते हैं, एडवर्ड ली बीएफ स्किनर हो सकते हैं, आईपी पेवलॉव हो सकते हैं, सीएल हल हो सकते हैं और वुडवर्थ हो सकते हैं और विलियम मैकडूगल हो सकते हैं। अब हमने बात करी व्यवहारवादी के जितने भी मनोवैज्ञानिक थे उनकी बात कर ली। अब हम बात करेंगे संज्ञानवादी के कुछ मनोवैज्ञानिकों के बारे में, जैसे मैक्स वर्दीमर हो गए, वोल्फगंग कोहलर हो गए, कर्ट लेविन, टॉलमैन। ये हमारे जितने भी, जैसे कि हम दिखा सकते हैं, ये जो भी जैसे ये हैं वो हमारे क्या हैं? संज्ञानवादी के मनोवैज्ञानिक हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले आया गेस्टाल्टवादी। तो गेस्टाल्टवाद शब्द का मतलब समझने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? उसका मतलब समझने का प्रयास करेंगे। गेस्टाल्टवाद जो विचारधारा कहाँ की है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो जर्मन विचारधारा है, ठीक है। अब अगर इसका अर्थ की बात करें, गेस्टाल्ट का मतलब होता है पूर्णाकार या निश्चित या समग्र। तो समग्रवाद बोले या निश्चित बोले या पूर्णाकार बोले तो इसका मतलब क्या होता है? गेस्टाल्ट के बारे में। तो इसमें अध्ययन कैसे कराया जाता है बच्चों को? पूर्ण से अंश की ओर। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझने का प्रयास करें तो हम समझते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी बुक में आप देखा होगा, सबसे पहले बच्चों को पूरी समरी पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद एक एक कंटेंट को पढ़ाते हैं। तो वो एनसीईआरटी की जो बुक होती है वो किसको फॉलो करते हैं? गेस्टाल्टवादी। तो पूर्ण से अंश को सबसे पहले होल पढ़ाते हैं, फिर उसके पार्ट को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। अब हम बात करेंगे कि जैसे कि मैंने आपको कैसे पढ़ाया, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है कैसा है? पूर्ण से अंश की ओर। पहले मैंने आपको अधिगम का पूरा पाठ्यक्रम बताया, फिर उस अधिगम में जो जो टॉपिक हैं उसको मैं उठाकर पढ़ा रहा हूँ आपको, या फिर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, या हम और आप सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो किस माध्यम से सीखने का प्रयास कर रहे हैं? पूर्ण से अंश की ओर। एक शिक्षण सूत्र है जो गेस्टाल्टवादी मानते हैं। अब हम बात करें, कुछ एक तथ्य होते हैं, ये महत्वपूर्ण तथ्य हरदम पूछा जाता है, टेट हो या सुपर टेट हो या सी टेट हो। तो हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो भी ये महत्वपूर्ण कथन या परिभाषा कह सकते हैं, जैसे जेबी गिलफोर्ड ने बोला, क्या बोला है कि अधिगम जो होता है क्या होता है? व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। और वुडवर्थ बोलते हैं, वुडवर्थ क्या कहता है? वुडवर्थ कहते हैं कि अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। और अगर इसको दूसरे शब्दों में हम समझने का प्रयास करें तो वुडवर्थ कहते हैं नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम कहलाता है। और एक बहुत ही फेमस परिभाषा आ जाती है स्किनर की कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन और सामंजस्य की योजना या फिर सामंजस्य है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन या सामंजस्य है, ठीक है। तो गेस्ट एक होते हैं गेस्ट और अन्य के माध्यम से कि उन्होंने बोला, क्या बोला कि अधिगम जो होता है अभ्यास प्रशिक्षण, अधिगम जो होता है अभ्यास प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। स्थायी का मतलब हम यहाँ समझते हैं थोड़ी देर। स्थायी का अधिगम तभी कहलाएगा जब तक कोई भी चीज़ हमारे माइंड में स्थायी नहीं होगी या फिर हमारे लिए वो लाभप्रद नहीं होगी, तब तक उसे हम अधिगम नहीं कह सकते हैं। या प्रयास के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन जो भी होता है वो हमारा अधिगम कहलाता है। जैसे कि हमने किसी चीज़ के लिए प्रयास किया और वो स्थायी रूप में हमारे पास आ गया। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने क्या कहा
कि हमने सीटेट मान लो दिया, सीटेट का एग्ज़ाम दिया और हमने टारगेट रखा है 130 प्लस का, तो 130 प्लस का मैंने उसी पर कार्यरत हुआ और कार्य किया और मैंने उसको अचीव कर लिया, तो 130 आ गए, तो हमने पास कर लिया उसको। तो वो भी जो ज्ञान है, वो जो हमारा ज्ञान था वो स्थायी था। अगर खुदा न खास्ता मतलब हो ना, अगर मान लो 89 में रह गए तो हमें फिर से वही चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तो वो ज्ञान हमारा स्थायी नहीं था। तो एक एग्जाम्पल हमने यहाँ से समझा और हम बात करेंगे कि अब देखो अधिगम की कुछ विशेषताओं के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो हमने आज क्या जाना कि जेपी गिलफोर्ड क्या कहते हैं, वुडवर्थ क्या कहते हैं, स्किनर क्या कहते हैं, क्रो एंड क्रो की क्या परिभाषा हो सकती है, वुडवर्थ क्या कह रहे हैं और गिट्स और अन्य ने क्या कहा। तो हमने इसके माध्यम से ये 4-5 जो हमने कथन बताए हैं, आपको परिभाषाएं बताई, इससे बाहर अधिगम से कहीं नहीं आने वाला। अब हम बात करेंगे प्रयास की। अब देखिए जो भी चीज़ें होती हैं कुछ ना कुछ एक विशेषताएं होती हैं, तो अधिगम की कुछ विशेषताएं होती हैं, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो हमारा ये अधिगम है, अधिगम की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे कि हम स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, दिख रहा होगा कि जीवन पर ये अधिगम जो होता है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। तो सही बात है कि हम सीखते रहते हैं, जीवन के प्रत्येक पड़ाव पर हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो ये जीवन में कभी ख़त्म न होने वाली प्रक्रिया है। पढ़ते हैं, 1 से इंटर तक पढ़ा, 12 साल वो पढ़े, फिर जीवन में अनौपचारिक रूप से पढ़ते रहते हैं, ठीक। औपचारिक रूप से पढ़ा और अनौपचारिक से भी पढ़ते रहते हैं, किसी न किसी माध्यम से हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो इससे ये हो सकता है कि क्या है, जो अधिगम होता है वो क्या होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है और जीवन पर्यंत चलती है। अब सार्वभौमिकता का क्या मतलब होता है, अधिगम क्या होता है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो सार्वभौमिक का मतलब ये होता है कि प्रत्येक मानव ही नहीं सीखता, कह सकते हैं कि जीव जंतु भी सीखते हैं, वो भी अपना जीवन को सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि एक सक्रिय प्रक्रिया है। सक्रिय प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि हमें कोई चीज़ सीखने के लिए एक्टिव होना पड़ता है, तो एक्टिव होने के लिए ये सक्रिय प्रक्रिया कही जाती है, ठीक है। कुछ ना कुछ तब तक हम नहीं सीख सकते जब तक हम सक्रिय नहीं होंगे। अब हम बात करें बौद्धिक प्रक्रिया। बौद्धिक प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि इसमें हमें सीखने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। चिंतन, समझ, बुद्धि, ये सब चीज़ें हमें बौद्धिकता की ओर ले जाती हैं। यार बुद्धि का प्रयोग करते हैं अधिगम में, तो ये इसकी एक विशेषता हो, इसकी बौद्धिक प्रक्रिया है और इसमें लक्ष्य होता है और ना सीखना भी सीखना कहलाता है। इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। ये जो विशेषता है, ना सीखना भी सीखना है, इसको समझने का प्रयास करें। जैसे कोई किसी की गलत आदत है, जैसे कोई सिगरेट पीता है, कोई दारू पीता है, गलत आदतें हैं उसके अंदर, वो भी अगर नहीं सीख रहा तो वो सीखना कहलाएगा, ठीक है। मतलब उसने वो चीज़ नहीं सीखी, गंदी आदत नहीं सीखी, तो वो भी तो एक अच्छी आदत ही तो सीख रहा है। तो ना सीखना भी एक प्रकार का सीखना कहलाता है। अब वातावरण में अनुकूलन कैसे करना, तो वातावरण में अनुकूलन अधिगम के माध्यम से होता है कि अगर हम देखते हैं कि कोई कैसे अनुकूलित हो रहा है वहाँ पे वातावरण में, तो सामंजस्य ऐसे बात, जैसे स्किनर की कहा कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन है, तो ये बात हो गई। अब वातावरण में अनुकूलन हो गया। अधिगम स्थायी प्रक्रिया, जैसे मैंने आपको इससे पहले समझाया है, प्रेरणा का होना अनिवार्य है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रेरणा का होना, जो सीखने के लिए हमें अंदर से प्रेरित होना पड़ेगा। प्रेरणा का मतलब होता है कोई कार्य स्टार्ट करना और सुचारू रूप से निरंतर चलते रहना और लक्ष्य तक पहुंचना, तो ये प्रेरणा है। तो प्रेरणा का मतलब है कोई कार्य को अंत तक पहुंचाना, लक्ष्य तक पहुंचाना। अधिगम तभी सब हो सकता है जब तक आप अंदर से प्रेरित नहीं होंगे, ठीक है। अब आप बात करते हैं इच्छा शक्ति। हाँ, इच्छा शक्ति होना चाहिए कि हमें ये करना है, तभी हम किसी न किसी चीज़ को सीख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने जाना अधिगम के बारे में और अधिगम की विचारधारा क्या होती है, अधिगम की विशेषताएं क्या होती हैं, कुछ महत्वपूर्ण कथनों को मैंने यहाँ पर आपके समक्ष रखा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।